हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, नितर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसको हम MP सेट के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक UGC नेट JRF के लिए भी ज़रूरी है और जितने वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सेकंड यूनिट से संबंधित हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के अनुसार कुप्य अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसका प्रभारी था? आंसर है वन उत्पाद का अधिकारी होता था। कुप्य अध्यक्ष किसका अधिकारी था? वन उत्पाद का प्रभारी होता था। नेक्स्ट आते हैं, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक के शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, वो है शिलालेख 13वां। कौन सा शिलालेख है? 13वां है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचरों के प्रमुख कार्यों से संबंधित नहीं है? तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचरों के जो कार्य होते थे उसमें कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये मंत्रियों पर निगाह रखते थे, सरकारी अधिकारियों की रिपोर्टिंग करते थे, विदेशी शासकों की राज और रहस्य को जानते थे, लेकिन नागरिकों की भावनाओं के बारे में कोई भी जानकारी संकलित नहीं करना, ये उनका काम नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से इनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले पाणिनि का अष्टाध्यायी, उसके बाद चरक सही था, तीसरी पुराणों का संकलन किया गया, चौथा भरत का नाट्यशास्त्र की रचना की गई और पांचवा कालिदास की संस्कृत नाट्य की रचना की गई है। ये इसका सही क्रम हो जाएगा, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन शब्दों से अधिकारी अभिप्रेत होते हैं? कौन बता रहा है कि अधिकारी वर्ग है? पहला है नाडु वागाई, मंडल मुंडली और मध्यस्थ। ये सब क्या होते हैं? अधिकारी अभिप्रेत हैं, मतलब अधिकारियों से संबंधित हैं। नाडु वागाई, मंडल मुंडली और मध्यस्थ। नेक्स्ट आते हैं, गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक कुल चिन्ह क्या होता था? तो इसमें गरुड़ का प्रयोग किया जाता था। जो जल्दी जल्दी हो जाएंगे उनको हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर है वायुपुराण में वाकाटक महावंश के संस्थापक उनके पुत्र प्रवीर के बारे में संकेत मिलते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, आरंभिक अभिलेखीय प्रलेखों में आबीरों को पश्चिम भारत में स्थित शक महाक्षत्रप के सेनापति के रूप में दर्शाया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। और पांचवा, जो महावंश है इसमें चोल शासक करिकाल का सिलोन में आक्रमण का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। कौन कौन से? पहला, दूसरा और पांचवा सही हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, बताइए। जैन गुफाओं के लिए जानी जाती हैं उदयगिरी की गुफाएं और खंडागिरी की गुफाएं। 2 और 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में अशोक के 13वें शिलालेख को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
तो भारतीय इतिहास के जो अशोक का 13वां शिलालेख को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है। किनका है? यूनानी राजाओं का नाम का उल्लेख है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के ग्राम स्तर पर बहुत ही विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। नीचे दिए गए निकायों में से उस काल के शिलालेख में वर्णित निकाय कौन से हैं? गुप्त साम्राज्य में ग्राम स्तर पर बहुत ही विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। जो नीचे दिए गए निकाय हैं उनके काल में शिलालेख में वर्णित निकाय हो जाएंगे पंचमंडली और अष्टकुल अधिकरण। पंचमंडली और अष्टकुल अधिकरण ये उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो इसमें से सही आंसर है योग संबंधी क्रियाएं जिसमें श्वास पर नियंत्रण का उद्देश्य हो उसे प्राणायाम कहा जाता है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, नागार्जुन का मानना है कि प्रकृति द्रव्य का रूपांतरण औषधि और समाधि के रूप में द्वारा या उसके प्रयोग द्वारा होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि सिद्धि जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो ये भी सही है तीसरा। चौथा, मेगास्थनीज का मानना था कि कुछ प्रकार की औषधियों का प्रयोग तपस्वी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। पांचवा, सुश्रुत खगोल शास्त्र से संबंधित है। तो ये गलत हो जाएगा, वो चिकित्सक थे। तो 1 2 3 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं उसमें हमें उनको पढ़ना है और उत्तर देने हैं गद्यांश के। तो हम ये गद्यांश पढ़ेंगे। कलिंग विजय पर ईश्वर के परम प्रिय को पश्चाताप हुआ और एक स्वतंत्र देश पर विजय प्राप्त करने के लिए लोगों की हत्या, मृत्यु एवं निर्वासन ईश्वर के प्रिय या परम प्रिय को अत्यंत पीड़ा देता है और उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। जो बात ईश्वर के परम प्रिय के लिए और अधिक खेदजनक है वह यह है कि जो वहाँ निवास करते हैं, चाहे वे ब्राह्मण हों, श्रमण और अन्य संप्रदाय के लोग एवं गृहस्थ हों, अपने शिक्षकों के प्रति आदर भाव और अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और अपने मित्र, परिचितों, सहकर्मियों, संबंधी एवं दास नौकरों के प्रति समर्पित भाव रखते हैं। वे सभी हिंसा, हत्या, अपने प्रियजनों से अलगाव का दंश झेलते हैं। आज यदि मारे गए या मरे अर्थात विस्थापित लोगों का 100वां या 1000वां भाग भी कलिंग विजय से उसी तरह से प्रभावित हुआ तो यह ईश्वर के परम प्रिय के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। ईश्वर के परम प्रिय धम द्वारा प्राप्त विजय को सर्वश्रेष्ठ विजय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त वर्णित कलिंग विजय से संबंधित अवतरण का वर्णन किस शिलालेख में दिया गया है? तो कलिंग विजय का जो वर्णन है वो 13वें बृहद शिलालेख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शिलालेख में अशोक ने धम्म का वर्णन किया है? तो किस प्रकार के शिलालेख में अशोक ने धम्म का वर्णन किया है? तो बृहद शिलालेख 11वें में मिलता है। तो एक एक करके धम्म बनाया है। तो बृहद शिलालेख 11 में धम्म का वर्णन मिलता है अशोक के। नेक्स्ट आते हैं, अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग क्षेत्र किस प्रांत के अंतर्गत आता था? अशोक के समय जो कलिंग क्षेत्र है वह तोसली के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है, अशोक की सांस्कृतिक विजय के पक्ष में भौतिक कब्जे या आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। इन दोनों को कहा जाता था। भौतिक कब्जे या आधिपत्य को क्या कहा जाता था? अशोक ने सांस्कृतिक विजय के पक्ष में भौतिक कब्जे और या आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। इसे कहा जाता था भेरी घोष या धम्म घोष।
नेक्स्ट आते हैं, अशोक ने अपनी व्यक्तिक आस्था के रूप में बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, जिसका वर्णन मिलता है। अशोक ने अपनी व्यक्तिक अवस्था के रूप में बौद्ध धर्म का अंगीकार किया था, इसका वर्णन मिलता है भावरू विराट अभिलेख में। भावरू विराट अभिलेख में इसकी साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सबसे पहले आता है नेथल, इसका संबंध है वन से। नेथल का संबंध किससे है? नहीं सॉरी रुको, नेथल है, इसका संबंध है समुद्र तट से। नेथल का संबंध है समुद्र तट से, मतलब इनको थल दिख रहा है ना, समुद्र के पास आप थल दिख रहे हो, नेथल। फिर आती है मुल्ली, मुल्ली का संबंध है वन से। वन में जाओगे मूली लेकर जाओगे तो मुल्ली का संबंध है वन से। पलई का संबंध है सूखा क्षेत्र से, पलई सूखा क्षेत्र से संबंधित है। और कुरंजी का संबंध है पर्वतीय भूमि से, पर्वतीय भूमि से संबंधित है कुरंजी। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से किसी तमिल का 5वां वेद एवं सर्वधर्म ग्रंथ संग्रह की 12वीं पुस्तक मानी जाती है। तो तमिल का 5वां वेद या सर्वधर्म ग्रंथ संग्रह की 12वीं पुस्तक मानी जाती है। तमिल का 5वां वेद और सर्वधर्म ग्रंथ संग्रह की 12वीं पुस्तक मानी जाती है तिरुतंडुल पुराणम। तिरुतंडुल पुराण को माना जाता है सर्वधर्म ग्रंथ संग्रह की 12वीं पुस्तक। नेक्स्ट आते हैं मथुरा कला में शगोत्रा तिक के समावेशी वाली मूर्ति में निम्नलिखित में से किसे चित्रित किया गया है? मथुरा कला में सगोत्रा त्रिक के समावेश वाली मूर्ति में चित्रित किया गया है वासुदेव कृष्ण, बलदेव और एकांश नाशा को। एकांश नाशा को इसमें चित्रित किया गया है, बलदेव, वासुदेव कृष्ण और एकांश नाशा। नेक्स्ट आते हैं हाथी की प्रमुख व्याधियों के निदान एवं उपचार से संबंधित हस्तायुर्वेद की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? हाथियों की प्रमुख व्याधि के निदान एवं उपचार से संबंधित जो हस्त आयुर्वेद है उसको लिखा गया है पलकाई के द्वारा। किसने लिखा है? पलकाई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आते निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही कालक्रम होगा, सबसे पहले मकदुनिया के सिकंदर ने आक्रमण किया पहला, उसके बाद नहीं, पहले आता है मगध साम्राज्य के जो शासक हैं उनकी सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया गया पहले नंबर पर। फिर सिकंदर ने आक्रमण किया सेकंड नंबर पर घननंद के ऊपर। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का पदार्पण किया गया। फिर अशोक का राज्य अभिषेक हुआ, राजकाल चला। फिर उसके बाद अशोक या जो मौर्य साम्राज्य है उसका अंत हो गया। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की किताब ये पुस्तक है जो कि प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी ऐतिहासिक वृतांत के रूप में जानी जाती है? ऐसी कौन सी संस्कृत की पुस्तक है जिसमें प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी ऐतिहासिक वृतांत के रूप में जाना जाता है? ये है हर्षचरित्र और मुद्रा राक्षस। हर्षचरित्र और मुद्रा राक्षस दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएंगे, जिसमें राजाओं के जीवन के ऐतिहासिक वृतांत देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाट्य में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया गया है, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किस में है? तो किस संस्कृत नाट्य में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण है? तो ये मिलता है मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण है। नेक्स्ट आते हैं भाष्य के नाट्य। दरिद्र चारुदत्त के यवनिका पद निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करते हैं? तो जो दरिद्र चारुदत्त है, इसमें जो यवनिका है किसको प्रदर्शित करती है? भाष्य के नाट्य दरिद्र चारुदत्त में यवनिका जो पद है वो पर्दे को बताता है। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए कथन, बताइए। पहला कथन है महाभारत के भीष्म पर्व में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में गुप्त काल के दौरान हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो इसमें से कथन सही कौन कौन सा है? कनिष्क का सत्तारोहण 58 में हुआ था, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, मकदुनिया के सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था, पहला सही मतलब दूसरा सही है। सातवाहन द्वारा भूमि अनुदान का सर्वाधिक आरंभिक शिलालेख के साक्ष्य 100 से 200 ईस्वी के हैं, तो ये सही हो जाएगा। मौर्य शासन का अंत 150 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये भी सही हो। और मगध क्षेत्र में धान की रुपाई का प्रारंभ 400 ईस्वी में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं संगम परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन कौन से लक्षण थे संगम परंपरा के? संगम परंपरा से संबंधित जो ऐतिहासिक लक्षण मिलते हैं उसमें पुरम और एकम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पुरम और एकम देखने को मिलते हैं। सी सही हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट आते हैं नासिक गुफा संख्या 10 के अभिलेखानुसार शक सातवाहन काल में समधि जमा पर ब्याज दर कितनी थी? अक्षय निधि कितनी थी? तो नासिक गुफा संख्या 10 के अभिलेखानुसार शक सातवाहन शासक में समधि जमा पर ब्याज दर जो अक्षय निधि थी वो थी 9 से 12%। कितनी थी? 9 से 12% तक थी। नेक्स्ट आते हैं चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था। निम्नलिखित में से किसे सबसे ज़्यादा दंड दिया जाता था? सबसे ज़्यादा दंड किसको मिलेगा? चोरी के लिए वर्ण अनुसार भिन्न भिन्न दंड होते थे, इसमें सबसे ज़्यादा दंड ब्राह्मणों को दिया जाता था। नेक्स्ट आता है वयाना संचय यहूद में किस मौर्य गुप्त की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त होती हैं? बताइए। वयाना संचय से किस गुप्त शासक की मुद्राएं प्राप्त होती हैं? तो यहाँ से मिलती हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे ज़्यादा मुद्राएं।
नेक्स्ट आते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपराक राजक थे। अपराक कौन है? याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपराक ये शिलाहार राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिलाहार राजवंश के थे राजा। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित थे? तो 7 अंगों में कौन कौन शामिल किया गया था? इसके आंसर यहाँ दिए गए हैं ना, आप यहाँ बताइए कौन कौन है। तो 7 अंगों में शामिल किए गए थे स्वामी, अमात्य, जनपद। युवराज नहीं होता था। 1 2 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते थे? जल की व्यवस्था कौन करेगा? अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं शुय, पुष्पगुप्त, तोषाभ और सुवेशाक। इन चारों को ही जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ तलाक को अनुमति देता है? तलाक के लिए अनुमति देता है। तलाक के लिए अनुमति देते हैं नारद स्मृति और अर्थशास्त्र। नारद स्मृति और अर्थशास्त्र तलाक की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कौन सा सही है बताइए। इसमें सही आंसर हो जाएगा। पहले आते हैं मूली। इनका संबंध है पशुचारण क्षेत्र से। मूली का संबंध है पशुचारण क्षेत्र से। फिर आती है पली। पली का संबंध है शुष्क भूभाग से। करंजी, इसका संबंध है पर्वतीय क्षेत्र से। करंजी का संबंध है पर्वतीय क्षेत्र। और मारुतम का संबंध है नदीय क्षेत्र से। मारुतम का संबंध है नदीय क्षेत्र से। नेक्स्ट आते हैं स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? स्त्री धन। स्त्री धन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग अर्थशास्त्र में मिलता है। किसमें? अर्थशास्त्र में दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपर धन संप्रदा का उल्लेख किया है? नंद शासकों के द्वारा जो संचित अपार धन संप्रदा है उसका उल्लेख किसने किया है? तो तमिल लेखक हैं जिन्होंने नंद शासकों के संचित अपार धन संप्रदा का वर्णन किया है। इनका नाम है मामूलनार के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अवातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। अवातक अभिलेख के बारे में सही। अवातक अभिलेख से संबंधित जो सही हो जाएगा वो है कनिष्क और कटफिशस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए जाने जाते हैं। कनिष्क कटफिशस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए अवातक अभिलेख से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट को निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की है आर्यभट्ट ने? आर्यभट्ट के द्वारा पृथ्वी गोल है बताया गया था। अपने अक्ष पर घूमती ये बताया गया है।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये नहीं कहा गया है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगता है, ये भी कहा गया था। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला साक्ष्य या अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिला है? सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त के एरण स्तंभ लेख से मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के चलवाए थे? सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के, सबसे कम प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के चलवाए हैं विष्णुगुप्त ने। किसने? विष्णुगुप्त ने चलवाए हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? पृथक शिलालेख कहाँ से मिले हैं? अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं धौली, जौगढ़ और सन्नती से। धौली, जौगढ़, सन्नती से मिले हैं अशोक के पृथक शिलालेख। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से महायान बुद्ध धर्म के प्रमुख लक्षण थे? महायान बुद्ध धर्म के प्रमुख लक्षण क्या थे? महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख लक्षण थे, ये बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करते थे, स्थानीय पंथों पर आत्मशतीकरण किया है इन्होंने, बोधिसत्व की अवधारणा इन्होंने प्रतिपादित की है, लेकिन बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए पाली का प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किन नामों से जाना जाता है? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है देवगुप्त और देवराज के नाम से। देवगुप्त और देवराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, कला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को पहले से बाद के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कला के इतिहास में सबसे सही क्रम आएगा, सबसे पहले आएगा भरहोत अभिलेख, उसके बाद आएगा जग्गापेट्टा का अभिलेख, फिर भूमरा का मंदिर, फिर तंजावुर का मंदिर। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से पहले से बाद के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं सुत्त निपात, उसके बाद पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, फिर मणिमेखले, उसके बाद CU की रचना की गई है। नेक्स्ट आते हैं कथन और तर्क बताइए। तो पहला कथन कहता है कि गुप्त काल में हिंदू धर्म विशेषतः भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, फाहियान की कथा अनुसार इस काल के दौरान बौद्ध धर्म फला फूला। यह भी कहा जा सकता है कि सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वार पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। इस काल के दौरान ही नालंदा भी बुद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ना है, फिर उत्तर देने हैं। तो गद्यांश दिया गया है, पशुओं के
अधीक्षक को मजबूरी के बदले देखभाल किए जाने वाले पशुओं कर और पूर्ण निर्धारित लाभ के साथ देखभाल किए जाने वाले पशुओं बेकार हो गए और छोड़ दिए गए पशुओं अंशदान देकर सरकारी झुंडों में शामिल किए गए पशु सभी झुंडों में शामिल है तो पशुओं की कुल संख्या ऐसे पशु जो खो गए हैं या मर गए हैं तथा दूध एवं घी के कुल उत्पाद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गाँव के चरवाहे भैंस के चरवाहे दूध दोहने वाले मथने वाले व्यक्ति शिकारी को 100 दुधारू गाय की देखभाल करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें नगद मजदूरी मिलनी चाहिए क्योंकि यदि दूध या घी के रूप में मजदूरी दी गई तो बछड़ों को नुकसान पहुंचा जा सकता है। वे मजदूरी के बदले में देखभाल किए जाने वाले पशु हैं। एक व्यक्ति को 100 पशुओं की देखभाल करनी चाहिए जिसमें बूढ़ी गाय दुधारू गाय बछड़ों और गाय बछड़ों वाली गाय पहले वाले बछड़े को जन्म देने वाली गाय और ओसर गाय जिन्हें बछड़े को जन्म नहीं दिया है की बराबर संख्या होनी चाहिए और प्रतिवर्ष प्रति पशु 8 बर का घी और 1 पर्ण और दाग सहित चर्म देना चाहिए और कर पूर्व निर्धारित लाभ के साथ देखभाल है और 100 पशुओं की देखभाल करने वाले चरवाहों को ऐसी गायें जो रुग्ण हैं जो विकलांग हैं जो दूसरी व्यक्तियों को दूध धोने नहीं देती जिनका दुग्ध धोना कठिन है और जो अपने बछड़ों को मार देती हैं और बराबर संख्या में बांटकर उस प्रत्येक वर्ग के लिए उचित हिस्सा देना चाहिए। ये ऐसे पशु हैं जो कि बेकार हो गए हैं और छोड़ दिए गए हैं। ये गद्यांश हो गया। अब हम इसके देखेंगे प्रश्न। पहला है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार एक चरवाहे को कितनी बूढ़ी गाय और कितने ओसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बूढ़ी गाय और जो ओसर गाय है वो 20-20 होंगी क्योंकि सभी बराबर थीं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए वस्तु और नगद दोनों में भुगतान किया जाता है। तो नगद भुगतान दिया जाता है। अधीक्षक की जिम्मेदारियों की दूसरी श्रेणी के लिए जो अधीक्षक की जिम्मेदारी की दूसरी श्रेणी के लिए नगद भुगतान दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दुधारू गाय की देखभाल करने वालों को दूध एवं घी के रूप में भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो दुधारू गाय की देखभाल करने वालों को दूध और घी के रूप में भुगतान इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि वे बछड़ों को उनके हिस्से के दूध से वंचित ना करें। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पशु अधीक्षक के कार्य को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है। जो पशु अधीक्षक के कार्य होते हैं उनको 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिकारी का कार्य और हक क्या है। उपयुक्त गद्यांश में शिकारी का कार्य और हक है कि वह नगद मजदूरी के बदले में दुधारू गाय की देखभाल करेगा। यदि शिकारी है तो क्या करेगा, दुधारू गाय की देखभाल करेगा नगदी मजदूरी के बदले। नेक्स्ट आते हैं भारत के बारे में मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं। इसके कुछ संस्करण निम्नलिखित में से किन के वृत्तांतों में संरक्षित किए गए हैं। मेगास्थनीज के जो मौलिक अभिलेख हैं वो खो गए हैं। इसका संस्करण हमें कहाँ से मिलता है, तो इसके स्मरण हमें मिलते हैं एरियन में और हेलियोडोरस में। डेलियोडोरस में मिलते हैं, हेलियोडोरस में नहीं है और हेरोडोटस में भी नहीं है। एरियन और डियोडोरस के अभिलेख या संस्करण में इनका अभिलेख या साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट आते हैं
आरंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? आरंभिक तमिल साहित्य वर्णन करते हैं जाति प्रथा की अनुपस्थिति का। नेक्स्ट आते हैं मेगास्थनीज के अनुसार एंटीनोमाई मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से क्या था? जो एंटीनोमाई है वो क्या करता था? एंटीनोमाई है, यह मौर्य प्रशासन में नगर प्रशासन का प्रभारी था। नगर प्रशासन का प्रभारी एंटीनोमाई होता था। नेक्स्ट आते हैं अभिलेखित साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन से नरेश कुशल संगीतज्ञ थे? अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन भारत के नरेश जो कि कुशल संगीतज्ञ हैं, उनका नाम है समुद्रगुप्त और रुद्रदामन। समुद्रगुप्त और रुद्रदामन कुशल संगीतज्ञ थे। सी और डी। नेक्स्ट आते हैं अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख किया गया है बताइए। तो अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर जो सही उल्लेख किया गया है वो इस प्रकार होगा। पहला एंटियोकस, उसके बाद टॉलमी, फिर सिकंदर और फिर आता है एंटीगोनस। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला आता है एंटियोकस, दूसरा आता है टॉलमी, तीसरा आता है एंटीगोनस, फिर आता है सिकंदर। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में रिपोर्टर्स को क्या कहा जाता था? रिपोर्टर कौन होते थे? मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को प्रतिवेदक कहा गया है। क्या कहा गया है इनको? प्रतिवेदक कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लिखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ के राज्यों का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में जो समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए दक्षिणापथ के राज्य हो जाएंगे, उनका सही क्रम है। पहले आते हैं पुष्टपुर, फिर कांची, फिर बेगी और फिर आता है देवराष्ट्र। पहले आते हैं पुष्टपुर, फिर कांची, बेगी और देवराष्ट्र। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किन स्थलों में 14 घोषणा वाले अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं? 14 घोषणाएं किस में की गई हैं? दक्षिण भारत में अशोक के शिलालेख में जिनमें 14 घोषणाएं की गई हैं वो हैं एरागुंडी का आंध्र प्रदेश का शिलालेख और दूसरा सन्नति का कर्नाटक अभिलेख। एरागुंडी और सन्नति शिलालेख में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए हैं कथन कारण बताइए। तो पहले कथन कहता है कि गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रायः क्लासिक युग कहा जाता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि यह एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिलता है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना गया है। निम्नलिखित में से
कौन अनुलोम विवाह के संबंध में सही है? अनुलोम विवाह मतलब अनुलोम विवाह पवित्र संस्कार माना गया है विवाह में। और कौन कौन इसका सही आंसर हो जाएगा? तो अनुलोम विवाह कहलाते हैं उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री। नेक्स्ट आते हैं चट्टान एवं मुक्त रूप में खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों की लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण करती है? चट्टानों एवं मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों की लेख प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई प्रथा का अनुकरण करती है? तो हकमानी प्रथा को बताती, क्या बताती है? हकमानी प्रथा बताती है। नेक्स्ट आते हैं संभवतः शकों द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाए गए सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उनके नाम पर रखा गया। सेल्डन वेलॉक के अनुसार यह सांस्कृतिक नवाचार क्या था? संभवतः शकों द्वारा अपने राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाए गए सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए योग का नाम उनके नाम पर रखा गया। सील्डन पिकलॉक के अनुसार यह सांस्कृतिक नवाचार क्या था? राजनीतिक प्रयोजन हेतु संस्कृत का प्रयोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक प्रयोजन हेतु संस्कृत का प्रयोग। नेक्स्ट है एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्ति रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? एक कुषाण देवकुल जहाँ पर राजघराने के व्यक्तियों की मूर्ति रखी जाती थी उसे कहा जाता है माठ। क्या कहा गया है? माठ कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में उल्लेखित दक्षिणापथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में जो उल्लेखित दक्षिणापथ है इसमें अंतर्देशीय बाजारों का प्रतिनिधित्व करते थे प्रतिष्ठान और तगर करते थे। नेक्स्ट आते हैं कुषाण। नेक्स्ट आते हैं कुमारगुप्त के समय एक लेख में मालवा संवत की वर्ष 493 का उल्लेख मिलता है। इसके समकक्ष वर्ष कौन सा हो जाएगा? कुमारगुप्त के समय जो मालवा संवत है इसमें 493 का उल्लेख मिलता है। इसके समकक्ष कौन सा होगा वर्ष? तो ये हो जाएगा 436 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 436 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? बताइए। भारतीय न्यायालय की एक झांकी देखने को मिलेगी। तो प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी देखने को मिलती है मुष्यकटिकम में। किसे मिलती है? मुष्यकटिकम में मिलती है। प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी किसे मिलती है? मुष्यकटिकम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए हैं कथन कारण बताइए। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेशपद माना जाता है। तो और कारण क्या कहता है कि पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। सही आंसर है कि कथन जो कहता है उसमें उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेशपद है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है कि कौटिल्य के समय पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते यद्यपि वे गुप्त शासन की सभा और मौर्यों का उल्लेख करते हैं। तो दोनों ही सही हो जाएंगे और आर्य की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट आते हैं शुंग काल में बुद्ध का निम्नलिखित में से
किससे चिन्हित किया गया है? तो शुंग काल में जो बुद्ध हैं उनको क्या बताया गया है? शुंग काल में जो बुद्ध हैं उनको बोधि वृक्ष से संकेत बताया गया है, चिन्हांकित किया गया है बोधि वृक्ष से। नेक्स्ट आते हैं सातवाहन अभिलेखों में भूमिदान के प्रति ग्रहीता को मिलने वाले परिहार निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं करते हैं? सातवाहन अभिलेखों में भूमिदान के प्रति ग्रहीता को मिलने वाले प्रतिहारों में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इन्होंने इसमें वृष्टि या बेगार पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया है, जबकि राजा के प्रवेश, सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध है, राज्य के प्रशासन नियंत्रण पर प्रतिबंध है और जो राजकर्मचारी हैं उनके लवण के खनन पर प्रतिबंध है, लेकिन बेगार का प्रतिबंध इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित किया है? बताइए। निम्नलिखित में से किनके सिक्कों पर शिव को अंकित कराया गया है? तो शिव का अंकन मिलता है हमें बिमकटफिशस, शशांक, वासुदेव और हर्ष, उपयुक्त सभी के सिक्कों पर शिव का अंकन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, अभिलेख का स्थान और उनका प्रचलनकर्ता बताइए। देखो, जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन का अभिलेख है, मंदसौर का अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है, जौगढ़ का अभिलेख अशोक से संबंधित है और मेहरौली का जो अभिलेख है उसका संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कथन कारण बताइए। तो पहला कथन है कि 5वीं शताब्दी में फाहियान ने अपनी पुस्तक में भारतीय यात्रा के क्रम में वर्णन किया है कि देश में कोई भी संभावित व्यक्ति मांसाहार नहीं करते थे, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशु वध को नियंत्रित कर दिया था। उपयुक्त दोनों सही हैं, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका B सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बंगाल के भूमि मापों के नाम नीचे दिए गए कूट में सबसे बड़ा से सबसे छोटे के अनुसार अंकित कीजिए। तो गुप्तोत्तर काल में बंगाल की भूमि माप का नाम नीचे दिया गया है, इसमें बड़े से छोटा बताना है, तो बड़े से हमें छोटा बताना है। सबसे बड़ा था पटक, उसके बाद आता है कुप्या, फिर आता है दोनाब। दोनाब सबसे छोटा था, दोनाब, उसके बाद कुप्या, फिर पटक। तो इसमें हमें ऊपर से या बड़े से छोटा बताना है, तो बड़े से आ जाएगा पटक, कुबाप्य और द्रोणवाप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है? ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन अपन ने अभी सॉल्व भी किया था। तो निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है? ये कहा गया है आर्यभट्ट में। किसमें कहा गया है? आर्यभट्ट ने कहा है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। प्राचीन नगर और उनकी स्थिति। कौन से इसमें से सुमेलित नहीं है? तो पहला पुष्कलावती,
चरशद्धा में है, सही है। शाकल शियारकोट में है। ताम्रलिप्ति तामलुक में है, लेकिन विजयपुरी धरनीकोट में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की विजय जो धर्म विजय है उसका उल्लेख करता है? अशोक की धर्म विजय का उल्लेख करता है। अशोक की धर्म विजय का उल्लेख करता है 13वां शिलालेख। नेक्स्ट आते हैं, शक और विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतराल था? शक और जो विक्रम संवत है इनके बीच में 135 वर्षों का अंतराल था। कितना था? 135 वर्षों का अंतराल था। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। पहला कहता है कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलवाए थे, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कारण दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही गलत हो जाएगा, है ना। पहला सही दूसरा गलत है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अनित्य प्राप्त संस्करणों में किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला को अनंत प्राप्त संस्करण में किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? तो ये मिलता है 11वें में, 12वें में और 13वें में। 11वां, 12वां, 13वां में मिलता है धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है? तो किन्हों नरेश हैं जो कि वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा करते हैं? इनका नाम है गौतमीपुत्र शतकर्णी। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दी गई सूची इनमें से नरेश और उनके विरुद्ध बताने हैं। पहले आते हैं गोडोफर्निश, इनका संबंध है देवव्रत से। फिर आते हैं कनिष्क, इनका संबंध है देवपुत्र से। फिर आते हैं प्रवरसेन, इनका संबंध है धर्म महाराज से। और समुद्रगुप्त का संबंध है धर्म प्राचीर बंध से। तो पहले आते हैं गोडोफर्निश, इनका संबंध है देवव्रत से। कनिष्क देवपुत्र कहे जाते हैं। प्रवरसेन धर्म महाराज और समुद्रगुप्त धर्म प्राचीर बंध कहे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित है? कंटक शोधन विभाग के लिए जाने जाते हैं न्यायपालिका। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। करवाचक शब्द और उनके अभिप्राय। विष्टि बेगार होती थी, भाग स्थानीय कर नहीं था, ये गलत हो जाएगा। और कर महशूल कहलाता था और प्रणय यह आपात कर होता था। विष्टि बेगार, कर महशूल और प्रणय आपात कर है। नेक्स्ट आते हैं, कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। कुषाण काल के बारे में सही बताना है।
कुषाण के काल में सही कथन हो जाएगा कि इनके समय में गांधार कला का फलना फूलना। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या क्या पता चलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि यह कलिंग के शासक थे, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह स्वयं को महामेघवाहन कहते थे, ये भी सही है। इन्होंने जैन आचार्यों के सम्मेलन का आयोजन कराया था, ये गलत हो जाएगा। इनने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर को अपने नहर तक या अपने नगर तक आगे बढ़ाया था, तो ये सही हो जाएगा। इसमें सी छोड़कर सभी सही हैं। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दिया गया है, बताइए। पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी में वर्णन मिलता है कोलची, कामरा, पोंडुक दक्षिण भारत के पत्तन थे, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, हाथी दांत का उत्पादन दुशारने में किया जाता था, ये भी सही है। तीसरा, कोल्डिया नामक बड़े पोत गंगा और क्रैश की ओर रवाना होते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तीनों ही सही हैं, पहला दूसरा तीसरा। आंसर इसका सही है फर्स्ट। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से खगोलविद को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन आते हैं, फिर बताइए। निम्नलिखित खगोलविदों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं लगध मुनि, उनके बाद आर्यभट्ट, फिर बारहमिहिर, फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त। लगध, आर्यभट्ट, बारहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट आते हैं मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु इनके अंश किन यूनान और रोम के लेखकों की कृति में मिलते हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका लुप्त हो चुकी है, लेकिन उनके जो अंश हैं वो यूनान और रोम से जो लेखक हैं उनकी कृतियों में मिलती हैं। उनका नाम है प्लानी दी एल्डर, डियोडोरस, सेल्यूरस और स्टेवो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अशोक के रोमनदेही अभिलेख के विषय में सही नहीं है, बताइए। रोमनदेही अभिलेख के विषय में सही नहीं है, बताइए। तो यह लुम्बिनी में स्थित है, जिसमें अशोक ने स्वयं यात्रा की थी, सही हो जाएगा। अशोक के द्वारा बुद्ध कोणार्क मन का श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा को लिए इसको सजोया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। अशोक ने लुम्बिनी माप को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया था, तो ये भी सही है। इसने यहाँ के भू राजस्व को घटाकर राजस्व का 1/8 कर दिया था, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तीसरी बौद्ध संगति में नियुक्त धर्म प्रचारक और उनकी क्षेत्र बताइए। सबसे पहले आते हैं मंजनिक, इनका संबंध है कश्मीर और गांधार से। फिर आते हैं महारक्षित, इनका संबंध है योना से। फिर
महाधर्म रक्षित इनका संबंध है महाराष्ट्र से, और सोन और उत्तर का संबंध है सुवर्ण भूमि से। बीच का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य सेना में सम्मिलित थे, बताइए। मौर्य सेना में शामिल किए गए थे अश्वरोही, रथ, पदाती और गज, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेन निम्नलिखित में से किन पद पर आसीन था? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन कुमारामात्य, महादंड नायक और संधि विग्रहिक तीनों पदों पर आसीन थे। नेक्स्ट आते हैं कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा सिक्के चलवाए गए थे आप्रतिघ प्रकार के, गजारूढ़ प्रकार के, खड़ग निहंता प्रकार के और खड़ग प्रकार के, उपयुक्त सभी सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो कि अधिकारों को मतलब अधिकारी हैं उनको वेतन देने के रूप में नगद देने का सुझाव देती है, नगद वेतन का सुझाव देती है? ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कि अपने अधिकारियों को नगद वेतन के रूप में वेतन देने की बात करती है? वो है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तमिल व्याकरण के लिए जाना जाता है। तमिल व्याकरण के लिए जाना जाता है तोलकाप्पियम। क्या जाना जाता है? तोलकाप्पियम जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। समुद्रगुप्त से संबंधित सही कथन बताइए। समुद्रगुप्त से संबंधित सही कथन बताना है। यह एक विजेता कवि और संगीतकार था, तो सही हो जाएगा। संगीतकार है, कवि है और विजेता है। दूसरा, ये लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसने पश्चिम शकों के सिक्कों की नकल की है, तो ये क्या हो जाएगा? सही है। इसने इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उनके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। चारों ही सही हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि क्रिश्चियन युग ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दी में भारत का रोम साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा तर्क है कि अरिकमेडु की खुदाई से बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट है अभिलेखों के निम्नलिखित लेखकों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिलेखों में जो लेखक हैं उनका सही क्रम होगा। सबसे पहले आते हैं हरिशेन, उसके बाद आते हैं वीरसेन, फिर वत्स भट्टी और फिर चौथा है रवि कीर्ति। हरिशेन, वीरसेन, वत्स भट्टी और रवि कीर्ति सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से कौन पांड्य के प्रमुख पत्तन थे? नीचे दिए गए कूट में सही का उत्तर का चयन कीजिए। पांड्यों के पत्तन कौन कौन से थे?
पांडवों के प्रमुख पत्तन के नाम हैं कोरके और मदुरै। कोरके और मदुरै इनके प्रमुख बंदरगाह थे। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। अमरावती को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को कहा जाता है धारणीकूट। क्या कहा जाता है? धारणीकूट कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों का चयन कीजिए, कथन कारण बताइए। पहला है, कथन कहता है कि गुजरात के शक क्षत्रप राजवंशों पर विजय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी विजय थी, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इससे भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को प्रवेश मार्ग मिल गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही सही है और RA की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, पूरा अवशेष और उनके स्थान बताइए। तो सबसे पहले आते हैं राख के टीले, ये मिले हैं उतनूर से। फिर आते हैं आयकपट, आयकपट का साक्ष्य मिलता है मथुरा से। एकाश्ममुखी बोधिसत्व कन्हेरी से मिलती है और प्रस्तर धातु मंजीषा ये मिलती है सांची से। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में दिया गया है? निम्नलिखित दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में दिया गया है, तो ये हो जाएंगे पांड्य का वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका में है। नेक्स्ट आते, निम्नलिखित में से कौन तृतीय संगम के अध्यक्ष थे? तृतीय संगम के अध्यक्ष माने जाते हैं नक्रीर। कौन माने जाते हैं? नक्रीर को माना जाता है तृतीय संगम का अध्यक्ष। नेक्स्ट आते, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से किन राजाओं ने अपने सिक्कों पर तिथि का प्रारंभ किया था? हिंद और यवन ने। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से चोल देश में कौन सा स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? सूती कपड़े के लिए कौन सा क्षेत्र चोल में प्रसिद्ध था? निम्नलिखित में से चोल देश में सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है अरेयूर। क्या जाना जाता है? अरेयूर को जाना जाता है। नेक्स्ट आते, निम्नलिखित में से किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख संगम लेखक मामूलदार के द्वारा किया गया है, मामूलनार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी हैं? कौन सिक्के का प्रचलन कराएगा? अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्कों का प्रचलन के लिए जाने जाते हैं लक्षणा अध्यक्ष। कौन जाने जाते हैं? लक्षणा अध्यक्ष जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके प्रत्युवर्त विचार का उल्लेख मिलता है?
राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृव्रत विचार का उल्लेख मिलता है। तो ये है पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक के राजा के कर्तव्य संबंधी पितृव्रत विचार मिलते हैं पृथक कलिंग अभिलेख में। नेक्स्ट आते हैं संगमकालीन लेखक। प्राचीन बंदरगाह कावेरीपट्टनम को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। संगमकालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरीपट्टनम को कहते हैं फुआर। क्या कहते हैं? फुआर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ग्रंथ और उनके लेखक बताइए। सबसे पहले आते हैं कुरुल। कुरुल का संबंध है तिरुवल्लुवर से संबंधित है कुरुल। तिरुमेरु का संबंध है नाम्बी से। तिरुमुरु का संबंध है नाम्बी से। और शिल्पाधिकारम इलंगा आदिगल से संबंधित है। शिल्पाधिकारम का संबंध है इलंगा आदिगल से। और मणिमेखले का संबंध है सतनार से। मणिमेखले का संबंध किससे है? सतनार से संबंधित है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तांबे के सिक्के किसने जारी किए हैं सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के भारत में जारी किए थे कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने जारी किए हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित बुद्ध स्तूपों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिया गया जो उत्तर है उसको बताइए। तो बुद्ध स्तूपों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं सांची का अभिलेख, उसके बाद अमरावती का अभिलेख, फिर सारनाथ का अभिलेख, फिर है नालंदा अभिलेख। पहले सांची, अमरावती, सारनाथ और नालंदा। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? तो ये मिलता है चतुर्थ स्तंभ लेख में। चतुर्थ स्तंभ लेख में साक्ष्य मिलते हैं कि इसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं कुप्य अध्यक्ष। अधिकारी और विभाग संबंधित हैं। कुप्य अध्यक्ष का संबंध है वन संप्रदाय के अध्यक्ष कहलाते हैं। सन्निधाता का संबंध है कोषाग्र के अध्यक्ष। पर्णाध्यक्ष कहलाते हैं। पर्णाध्यक्ष मतलब व्यापार वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष हैं। और पोतवा अध्यक्ष कहलाते हैं मापतौल विभाग के अध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष मापतौल विभाग के अध्यक्ष। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यूनानी लैटिन लेखक और उनकी पुस्तकें बताइए। तो पहले आते हैं यूनानी लेखक में एरियन, इनका संबंध है इंडिका से। हेरोडोटस, ये हिस्टोरिका से संबंधित हैं। प्लानी का संबंध है नेचुरल हिस्टोरिका से। और
इस टैब को संबंध है ज्योग्राफिका से, इस टैब को संबंध है ज्योग्राफिका से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है। नंद वंश के विनाश में किसकी भूमिका थी। निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, तो ये हो जाएंगे जैन संप्रदाय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिण भागों का एक प्रशासकीय केंद्र था। अशोक के साम्राज्य में दक्षिणी भाग के एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में जाना जाता था सुवर्णगिरी। यह सुवर्णगिरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भाग का एक प्रशासनिक केंद्र है अशोक के समय। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाह पद्धति में किस एक में वधू शुल्क देने का नियम था। वधू शुल्क किस में दिया जाता था। प्राचीन भारतीय विवाह पद्धति में किस एक वधू शुल्क के लिए नियम बनाए गए हैं, तो असुर विवाह में वधू शुल्क देने का नियम था असुर विवाह में। नेक्स्ट आते हैं पदिरुपत्तु कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई एक किताब है या कविता है। पदिरुपत्तु कहाँ के राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखी गई किताब है, तो ये चेर राजाओं के ऊपर लिखी गई एक कविता या किताब है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राजवंश और उनके संस्थापक बताइए। तो राजवंश और उनके संस्थापकों का सही क्रम होगा। सातवाहन की स्थापना की है सिमुक ने, वाकाटक की है विंध्य शक्ति ने, पूर्व गंग की स्थापना की है इंद्रवर्मन प्रथम ने और गुप्त की है श्रीगुप्त ने। पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कायावरोहण कि जिससे लकुलिश संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है, कहाँ पर है कायावरोहण, कहाँ पर है। कायावरोहण जिसे लकुलिश संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है, गुजरात में है। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन पांड्यों के प्रमुख नगर और पत्तन थे। संगमकालीन पांड्यों के प्रमुख नगर में आते हैं कोरके और मदुरै, कोरके और मदुरै आते हैं। नेक्स्ट आते हैं किस गणतज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल का सही गणना की है। पाई के मूल की सही गणना किसने की है। किस गणतज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की है, तो उनका नाम है आर्यभट्ट प्रथम। आर्यभट्ट प्रथम ने पाई के मूल्य की सही गणना की है। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए अधिकारी, इनको हमें बताना है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। अधिकारी और विभाग बताने, पहले आते हैं लक्षणा अध्यक्ष, ये टकसाल विभाग के अध्यक्ष थे। फिर आते हैं सीता अध्यक्ष, इनका संबंध है कृषि विभाग के अध्यक्ष सीता अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष, इनका संबंध है मापतौल विभाग से संबंधित है पोतवा अध्यक्ष। और पढ़ना अध्यक्ष का संबंध है वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष। पढ़ना अध्यक्ष कौन कहलाते हैं, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट है अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, बताइए।
अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया है? तो सहवाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा में। सहवाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। राजा या भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु सेंट थॉमस आए थे? भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु सेंट थॉमस आए थे? इनका नाम है गोडो फर्निश। गोडो फर्निश के समय सेंट थॉमस भारत आए थे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं सूर्य सिद्धांत। ये दिया गया है आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया है। पुद्गल ये जैन धर्म से संबंधित है। होरा शास्त्र का संबंध है यूनानी से। और एरेटाइन मृदभांड का संबंध है रोम से। एरेटाइन मृदभांड का संबंध है रोम से। पहले आते हैं सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट से संबंधित है। पुद्गल जैन से संबंधित है। होरा शास्त्र यूनानी है। और एरेटाइन मृदभांड ये रोम से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सबसे पहले आते हैं ग्रेनाइट। इससे बनाए गए हैं। महाबलीपुरम की कला ग्रेनाइट से बनाई गई है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है मथुरा कला में। शिष्ट का प्रयोग किया गया है बामियान की कला में। और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है सारनाथ में। बलुआ पत्थर है सारनाथ में। ग्रेनाइट है महाबलीपुरम में। लाल बलुआ पत्थर मथुरा कला में प्रयोग किया जाता है। और शिष्ट का प्रयोग किया जाता है बामियान में। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कपाली को पशुपति एवं बुद्ध के भ्रष्ट आचरण का वर्णन मिलता है? निम्नलिखित में किस ग्रंथ में कपाली को पशुपति और जो बुद्ध हैं उनके भ्रष्ट आचरण का वर्णन मिलता है? ये हो जाएगा मतविलास में। किसमें मिलता है? मतविलास में मिलता है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ग्रंथ और उनमें वितरित जो विषय हैं उनको बताइए। तो पहले आते हैं गोड़वाहु। इनका संबंध है ये कानको जो नरेश हैं यशोवर्मन उनके अभियान से संबंधित है। गोड़वाहु का संबंध है। नागानंद का संबंध है बोधिसत्व जिमूत वाहन की कथाएं दी गई हैं इसमें। पुरनानूर का संबंध दिया गया है राजाओं की प्रशंसा में 400 पद लिखे गए हैं। और अग्नानूर का संबंध है 400 प्रणय गीत में। पहले आते हैं गोड़वाहु। कानकोब्ज नरेश यशोवर्मन के अभियान दिए गए हैं। नागानंद बोधिसत्व जिमूत वाहन की कथाएं हैं। पुरनानूर में दिए गए हैं राजाओं की प्रशंसा के 400 पद। और अग्नानूर में दिए गए हैं 400 प्रणय गीत। नेक्स्ट आते हैं निम्नांकित पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतार की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को वर्णित किया गया है? निम्नलिखित में किस पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया गया है? तो ये है वायु पुराण। किसमें? वायु पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आते हैं राजा और उनके राजवंश बताइए।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राजा और उनके राजवंश। सबसे पहले आते हैं उदयनजीरल। उदयनजीरल का संबंध है चेर से। किससे संबंधित है? चेर से संबंधित। फिर आते हैं करिकाल, इनका संबंध है चोल से। नेडियोन, इनका संबंध है पांड्य से। और शह विष्णु का संबंध है पल्लव से। सबसे पहले आते हैं उदयनजीरल, इनका संबंध है चेर से। करिकाल, इनका संबंध है चोल से। नेडियोन, इनका संबंध है पांड्य से। और शह विष्णु का संबंध है पल्लव से। सही आंसर इसका ए। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया है गद्यांश, इसको पढ़िए और उत्तर दीजिए। सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक, जो कि 227 से 236 ईसा पूर्व तक रहे हैं, जिसे देवनाम प्रिय, देवताओं को प्रिय और प्रियदर्शी कहा जाता है। बृहत युद्ध में विजय होकर पाटलिपुत्र के सिंहासन पर विजयमान हुए। सिंहासन रूढ़ होने के 9 वर्ष पश्चात कलिंग का युद्ध जीतकर इन्होंने उस राज्य को पूर्णतः प्रदान की जिसे इन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था। कलिंग युद्ध की सम्राट के ऊपर भयावह प्रक्रिया हुई। निस्संदेह यह प्रक्रिया बुद्ध की शिक्षाओं के कारण हुई थी। अशोक को भारी संख्या में मरे गए और बंदी हुए लोगों पर खेद था। इन्होंने धर्मपरायण पुरुषों एवं स्त्रियों की दशा पर दुख था, जिन पर व्यक्तिगत हिंसा, मृत्यु एवं उनके प्रियजनों से बिछड़ने का आघात पड़ा था। इन्होंने शासन के उपकरण के रूप में युद्ध के प्रयोगों को हमेशा के लिए तिलांजलि देते हुए कहा कि यदि उसे कोई नुकसान पहुंचाता है तो वह वहां तक सब कुछ सहन करेगा जो सहनीय होगा। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने धर्म विजय अर्थात धर्म के द्वारा विजय के पथ का अनुसरण किया। इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों का एक वर्ग या नेटवर्क स्थापित किया। इन्होंने घोषणा की कि सभी लोग मेरी संतान हैं। इन्होंने यह घोषणा की कि जो छोटा सा प्रयास मैं करता हूँ वह इसलिए या किस लिए है, इसलिए कि मैं प्राणियों के ऋण से मुक्त हो सकूं, मैं कुछ एक को इस धरती पर प्रसन्न कर सकूं और वे इस लोक में स्वर्ग प्राप्त कर सकें। सम्राट ने अपने आप को संसार के नैतिक एवं भौतिक कल्याण के अभिभावक की भूमिका में स्वीकार किया है। नेक्स्ट आता है इसका क्वेश्चन। कुछ अपवादों को छोड़कर अशोक का अभिलेख जो उल्लेख है उनके सभी अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी के रूप में दिया गया है। इसमें कौन से अपवाद हैं बताइए, किसमें इनका नाम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी देखने को मिलता है, बताइए। कुछ अपवादों को छोड़कर अशोक का उल्लेख सभी अभिलेखों में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के रूप में दिया गया है। वो है मॉक्स्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदिगोलम, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट आते हैं, वह साक्ष्य कौन सा है जो कि अशोक के भारत युद्ध की परंपरा को जुटलाता है। वह साक्ष्य कौन सा है जो कि अशोक के भारत युद्ध की परंपरा को जुटलाता है, तो वो है अशोक का चौथा शिलालेख बताता है कि भैया अशोक का कोई भी भारत युद्ध नहीं हुआ था। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य से संबंधित नहीं है, बताइए। अशोक के साम्राज्य में कौन शामिल नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सौराष्ट्र, कश्मीर, कांधार था, लेकिन तमिलकम इसके अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक कलिंग विजय के रक्तपात को विभाषिका पर अपने पश्चाताप व्यक्त करते हैं? अपने किस अभिलेख में अशोक कालीन जो युद्ध हैं कलिंग के युद्ध में रक्तचाप को देखकर पश्चाताप व्यक्त करते हैं? तो वो है उनका
13वां शिलालेख किसमें? 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से अपने किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि सभी लोग उनकी संतान हैं? निम्नलिखित में किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि सभी लोग उनकी संतान है? ये पृथक कलिंग अभिलेख में कहा गया था। किसमें? पृथक कलिंग अभिलेख में कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं मौर्य काल में सीता कर लागू होता है। सीता कर किस पर लगाया जाता था? मौर्य काल में सीता कर लागू किया जाता था राज स्वामित्व वाली भूमि या कृषि भूमि पर? राज स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर लगाया जाता था सीता कर। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्राचीनतम सती का प्रमाण मिलता है? तो प्राचीनतम सती का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शासक और उनके शिलालेख बताइए। सबसे पहले आते हैं कुमारगुप्त प्रथम, इनका संबंध है विलसाड से। विलसाड से आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। फिर आते हैं कुमारगुप्त द्वितीय, इनका संबंध है सारनाथ शिलालेख से। बुद्धगुप्त, इनका संबंध है ऐरण के शिलालेख से। और पारंतक प्रथम या द्वितीय, इनका संबंध है उत्तर मेरु शिलालेख से। पारंतक द्वितीय का संबंध है किससे? उत्तर मेरु शिलालेख से। पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सबसे पहले आते हैं तोलकाप्यम, इनका संबंध है ये है तमिल व्याकरण। तोलकाप्यम तमिल व्याकरण से संबंधित है। तिरुकुरल ये जैन दर्शन से संबंधित है। तिरुकुरल संबंधित है जैन दर्शन से। शिल्पाधिकारम, इनका संबंध है प्रेम ग्रंथ से। और पडियार का संबंध है दर्शन से। पडियार संबंधित है या पडिगल का संबंध है दर्शन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं अश्वघोष, इनका संबंध है बुद्ध चरित्र से। भाष का संबंध है बाल चरित्र से। वैशाख दत्त का संबंध है मुद्रा राक्षस से। और हेमचंद्र का संबंध है कुमारपाल चरित्र से। कुमारपाल किससे संबंधित है? कुमारपाल चरित्र से संबंधित है हेमचंद्र। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला चंद्रगुप्त, इनका संबंध है पुष्पगुप्त से। फिर स्कंदगुप्त का संबंध है पर्णदत्त से। रुद्रदामन का संबंध है सुवैशाख से। और अशोक का संबंध है सुशाप से। किससे संबंधित? सुशाप से संबंधित है। को चंद्रगुप्त पुष्पगुप्त से, स्कंदगुप्त पर्णदत्त से संबंधित है। रुद्रदामन का संबंध है सुवैशाख से। और अशोक का संबंध है सुशाप से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में से किसका क्रम सही है बताइए। आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना किस क्रम में आती है? तो पहले आते हैं स्थानीय, द्रोणमुख, कवर्तक और संग्रह। स्थानीय, द्रोणमुख, कवर्तक और संग्रह, ये सबका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सबसे पहले आते हैं अगाधुक्लीज, इनका संबंध है संकर्षण से। फिर आते हैं कटफिशस, इनका संबंध है कटफिशस आते हैं बुद्ध से। बिम कटफिशस का संबंध है शिव से। और कनिष्क का संबंध है अतंश से। बिम कटफिशस शिव और कनिष्क का संबंध है अतंश से। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शासक और उनसे संबंधित व्यक्ति।
पहले आते हैं बिंबिसार, इनका संबंध है जीवक से। फिर बिंदुसार, इनका संबंध है डायमैकस से। अजातशत्रु का संबंध है वत्सकार से। और गोडोफर्निस का संबंध है सेंट थॉमस से। गोडोफर्निस, सेंट थॉमस, अजातशत्रु, वत्सकार। नेक्स्ट आते हैं 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य की अवधि की एक विशेषता, विदेशी व्यापार की वृद्धि को प्रायः स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण यह वृद्धि के में सहायता नहीं करता है, बताइए। दो सौ ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य की अवधि की एक विशेषता, विदेशी व्यापार की वृद्धि को प्रायः स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण यह वृद्धि में सहायक नहीं है, बताइए। तो यह राजनीतिक दृष्टि से एक हो गए थे, क्या पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा, मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करा के समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू करके व्यापार की उन्नति में सहायता की थी, सही है। एंडो यूनानी शासकों ने पश्चिमी एशिया, भूमध्य सागरीय देशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में सहायता प्रयोग किया था, सही है। शक, पल्लव एवं कुषाण शासकों ने मध्य एशिया के देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया था, तो ये भी सही हो जाएगा, पहला गलत है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्राचीन स्मारक और उनसे संबंधित विशेषताएं बताइए। प्राचीन स्मारक और उनकी विशेषताएं। सांची, इसका संबंध है सारिपुत्र और मोगलायन की अस्थि अवशेष युक्त मिले हैं। फिर आता है नालंदा, सबसे ऊंचा बुद्ध स्मारक है। जुन्नार, इसका संबंध है वैतुल विन्यास वाले चैत्यगृह से। और एलोरा का संबंध है हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म की प्रतिनिधित्व करने से, तो पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से अशोककालीन शिलालेखों में से किस में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, बताइए। ब्राह्मी लिपि किस में नहीं है? अशोक के किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? सहबाजगढ़ी में नहीं है। ब्राह्मी लिपि किस में नहीं है? सहबाजगढ़ी में नहीं है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन से थे? सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं सबसे पहले? भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा बिमकटफिशस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? नेक्स्ट आते हैं किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? तो ये हो जाएंगे रुद्रदामन। इसके साथ ही हमारे 154 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट गाइस। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 3rd यूनिट से संबंधित प्रश्न।